दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है 7 अंकल्स फॉर 1 नेफ्यू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अंकल का मतलब मामा, चाचा, फूफा, ताऊ, उसे अंकल कहा जाता है। और नेफ्यू का मतलब होता है भांजा या फिर भतीजा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? 7 अंकल्स मतलब कि 7 अंकल, फॉर 1 नेफ्यू मतलब कि एक भांजे के लिए, या कह सकते हैं एक भतीजे के लिए 7 अंकल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन आ विलेज देयर लिव्ड आ पुअर बट वेरी इंटेलिजेंट बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर, एक गरीब लेकिन इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान लड़का रहता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक गांव में एक गरीब लेकिन बुद्धिमान लड़का रहता था। हिज नेम वॉज गंगू। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी भी वर्ब का प्रयोग करे। और इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। हिज मतलब उसका। तो क्या अर्थ हुआ? हिज नेम वॉज गंगू, उसका नाम गंगू था। He lived with his mother in a broken down house at the end of the village। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। He lived, वह रहता था, with his mother, अपनी माँ के साथ, in a broken down house। in a broken down house मतलब कि एक टूटे फूटे घर में अपनी माँ के साथ रहता था। एट द एंड ऑफ द विलेज, एट द एंड ऑफ द विलेज मतलब कि गांव के अंत में, मतलब गांव के आखिर में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे घर में गांव के आखिरी में, गांव के अंत में रहता था। ही हैड 7 अंकल्स, ऑल ऑफ देम वेरी रिच। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें पास्ट पजेसिव वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड 7 अंकल्स मतलब कि उसके 7 मामा थे, या कह सकते हैं उसके 7 चाचा थे। ऑल ऑफ देम वेरी रिच, और वो सब बहुत अमीर थे। बट दे डिड नॉट लव गंगू। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बट दे डिड नॉट लव गंगू, लेकिन वो गंगू को प्यार नहीं करते थे। हिज फादर हैड डाइड when he was just a child। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। आप इसे नोट कर लीजिए। डाई का मतलब होता है मृत्यु होना, मरना, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है डाइड। तो दोस्तों, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? हिज फादर हैड डाइड मतलब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी।
हो चुकी थी व्हेन ही वॉज जस्ट ए चाइल्ड, जब वो सिर्फ एक बच्चा था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? हिज फादर हैड डाइड व्हेन ही वॉज जस्ट ए चाइल्ड, मतलब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वो सिर्फ एक बच्चा था। द अंकल्स हैड टर्न्ड द विडो एंड हर चाइल्ड आउट ऑफ देयर हाउस। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे मैंने ऊपर आपको एक बताया था, जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे वहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों टर्न आउट का मतलब होता है निकाल देना, भगा देना। आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? द अंकल्स हैड टर्न्ड द विडो। और दोस्तों विडो का मतलब होता है विधवा, मतलब कि जो अंकल्स थे उन्होंने विधवा को एंड हर चाइल्ड और उसके बच्चों को अपने घर से निकाल दिया था, अपने घर से भगा दिया था। देन फिर गंगूज मदर डिड लेबर। और दोस्तों यहाँ गंगू के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। देन का मतलब फिर देन गंगूज मदर डिड लेबर वर्क। तो क्या अर्थ हुआ कि फिर गंगू की माँ ने क्या किया? लेबर वर्क, मजदूरी का काम किया। एंड ब्रॉट हिम अप। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, सेकंड फॉर्म में ब्रॉट अप। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? देन गंगूज मदर डिड लेबर वर्क एंड ब्रॉट हिम अप, मतलब फिर गंगू की माँ ने मजदूरी का काम किया और उसका पालन पोषण किया। चलिए आगे देखिए। नाउ अब गंगू वॉज अ यंग मैन। और अब जो गंगू था वो एक जवान आदमी था। एंड ही वर्कड फॉर द ज़मींदार इन हिज फील्ड्स। और वो काम करता था किसके लिए? फॉर द ज़मींदार के लिए काम करता था। इन हिज फील्ड, उसके खेतों में वो ज़मींदार के लिए काम करता था। चलिए आगे देखिए। गंगूज अंकल्स वर रिच बट दे वर फुलिश। दोस्तों फुलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख। तो क्या अर्थ हुआ? गंगूज अंकल्स वर रिच बट दे वर फुलिश, मतलब गंगू के जो चाचा थे वो अमीर थे, जो गंगू के जो भी अंकल्स थे वो अमीर थे। बट दे वर फुलिश, लेकिन वो मूर्ख थे। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो आगे देखिए। They would often come to Gangu's house to browbeat him and to do their stupid acts। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। ब्रोबीट का मतलब होता है किसी को धमकाना, धमकी देना। तो क्या अर्थ हुआ कि दे वुड ऑफन कम टू गंगूज हाउस। ऑफन मतलब अक्सर, मतलब वे अक्सर गंगू के घर आते थे। टू ब्रोबीट हिम, उसे धमकाने के लिए। एंड टू डू देयर स्टूपिड एक्ट्स, और अपने स्टूपिड मतलब कि मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए उसके वो घर आते थे। गंगू कुड नॉट गेट रिड ऑफ देम। और दोस्तों गेट रिड ऑफ को भी आप नोट कर लीजिए। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। और इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? गंगू कुड नॉट गेट रिड ऑफ देम, गंगू उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाता था। वन डे, एक दिन, गंगू थॉट ऑफ एन आइडिया। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म में थॉट। गंगू थॉट ऑफ ए आइडिया, गंगू को एक विचार सूझा। द आइडिया वॉज टू यूज द मनी ऑफ द अंकल्स। और वो आइडिया क्या था? टू यूज द मनी ऑफ अंकल्स, मतलब विचार ये था, आइडिया ये था कि वो अपने अंकल्स के पैसों को इस्तेमाल करे। इफ़ अ हाउस ऑफ अ फूल्स हैड मनी, यदि मूर्खों के घरों में पैसे हैं। वाई शुड अ क्लेवर वन नॉट मेक यूज ऑफ इट, फिर एक क्लेवर को मतलब चालाक को उन पैसों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही मेड अ प्लान, और ये मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सो ही मेड अ प्लान, इसलिए उसने एक योजना बनाई। एंड अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार। एंड अकॉर्डिंग टू इट, और उसके अनुसार, ही इन्वाइटेड हिज अंकल्स टू अ फीस्ट।
दोस्तों फीस्ट का मतलब होता है दावत, आप इसे नोट कर लीजिए, और इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, एंड अकॉर्डिंग टू इट, और उसके अनुसार, ही इनवाइटेड हिज अंकल्स टू अ फीस्ट, उसने अपने अंकल्स को, अपने चाचाओं को एक दावत के लिए आमंत्रित किया। द फीस्ट शुड अट्रैक्ट द ग्रीडी अंकल्स। दोस्तों अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, और शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य में चाहिए को शो करना चाहते हैं, दिखाते हैं कि किसी वाक्य में चाहिए आ रहा है, तो हमें शुड का यूज़ वहाँ करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ये एडजेक्टिव है। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई ऐसा वर्ड देखें जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता था, आपके लिए कोई नया शब्द हो, तो आप उन्हें नोट जरूर करा करें, क्योंकि यदि आप इन्हें नोट करेंगे तो आप उनको बाद में याद कर सकते हैं, और साथ में इससे आपकी जो इंग्लिश की कम्युनिकेशंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या मतलब हो इसका। द फीस्ट शुड अट्रैक्ट द ग्रीडी अंकल्स, मतलब जो ये दावत है उसे लालची चाचाओं को, लालची अंकल्स को आकर्षित करना चाहिए। एंड इट डिड, और ऐसा हुआ। ऑन द अपॉइंटेड डे, दोस्तों अपॉइंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नियत समय, मतलब गया जिसको हम कहते हैं तय समय, उसे अपॉइंटेड कहा जाता है। अपॉइंटेड का मतलब होता है कि जिस दिन हमने जो भी काम करना है और हमने उस दिन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो उस दिन को अपॉइंटेड डे कहा जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ, ऑन द अपॉइंटेड डे मतलब कि नियत दिन पर, मतलब कि उस दिन, अपॉइंटेड डे मतलब कि तय वक्त, तय दिन पर, मतलब जिस दिन को तय किया था उस दिन। द 7 अंकल्स रीच्ड द हाउस ऑफ गंगू, जो 7 अंकल थे, जो सातों चाचा थे, वो गंगू के घर पहुंच गए। रीच मतलब पहुंचने, सेकंड फॉर्म रीच्ड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि नियत समय पर या जो दिन तय किया गया था उस दिन सातों जो अंकल थे वो गंगू के घर पहुंच गए। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। चलिए आगे देखिए। द अंकल्स इंक्वायर्ड अबाउट हिम, दोस्तों इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। जो अंकल थे उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की। फ्रॉम हिज मदर, उसकी माँ से। क्या मतलब हुआ कि जो अंकल्स थे, द अंकल्स इंक्वायर्ड अबाउट हिम फ्रॉम हिज मदर, मतलब कि अंकलों ने उसकी माँ से उसके बारे में पूछा। इन रिप्लाई, इन रिप्लाई का मतलब होता है जवाब में, उत्तर में, जवाब में। शी अनटाइड द रोप ऑफ द डोंकी दैट स्टूड टिदर्ड आउटसाइड। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आप इसकी वर्ब की फॉर्म को नोट कर लीजिए। अनटाई का मतलब होता है खोलना, और ये सेकंड फॉर्म है अनटाइड। तो क्या अर्थ हुआ, इन रिप्लाई मतलब कि जवाब में, शी अनटाइड द रोप, रोप मतलब रस्सी, उन्होंने मतलब जवाब में शी अनटाइड द रोप ऑफ द डोंकी, उन्होंने गधे की रस्सी को खोल दिया। दैट स्टूड टिदर्ड आउटसाइड, जो कि बाहर खूंटे से बंधा हुआ खड़ा था। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जब जो अंकल थे, जब वो घर पहुंचे और वहाँ गंगू नहीं था, तो उन्होंने उसकी माँ से पूछा उसके बारे में, और जवाब में उसकी माँ ने क्या किया कि जो गधे की रस्सी थी उसको खोल दिया। जो गधा बाहर बंधा हुआ खूंटे से, टिडर्ड मतलब होता है खूंटे से बंधा हुआ ना, जो खूंटे से बंधा हुआ था बाहर, उसको उसने खोल दिया। शी सैड टू द डोंकी, उसने डोंकी से, गधे से कहा, सन बेटा, गो जाओ, एंड ब्रिंग योर ब्रदर होम फ्रॉम द फील्ड्स। तो उसने क्या कहा कि सन गो जाओ, एंड ब्रिंग योर ब्रदर, अपने भाई को ले आओ, होम अपने भाई को घर ले आओ, फ्रॉम द फील्ड्स खेतों से अपने भाई को घर ले आओ। चलिए आगे देखिए। द अंकल्स वर ग्रेटली सरप्राइज्ड, और ये जो अंकल्स थे वर ग्रेटली सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। सरप्राइज का मतलब हैरान होना। हाउ कुड द डोंकी डू दैट, उन्होंने क्या सोचा कि हाउ कुड द डोंकी डू दैट, मतलब कि एक गधा ऐसा कैसे कर सकता है। दे वंडर्ड, उन्होंने आश्चर्य किया। वंडर का मतलब आश्चर्य करना। दे वंडर्ड, उन्होंने आश्चर्य किया। इन फैक्ट, असल में, इट वॉज ए ट्रिक, और दोस्तों ट्रिक का मतलब होता है चाल होता है। इनफैक्ट इट वॉज ए ट्रिक, असल में ये एक चाल थी। गंगू वॉज स्टैंडिंग इन द नेक्स्ट लेन, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जहाँ वाक्य की टेल पर रहता रहती, जैसे शब्द आते हैं वहाँ वॉज वर्ग के साथ वर्ग की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। स्टैंड का मतलब खड़ा होना। तो क्या अर्थ हुआ, गंगू वॉज स्टैंडिंग इन द नेक्स्ट लेन, जो गंगू था वो अगली गली में खड़ा हुआ था। एज सून एज
ही सॉ हिज डोंकी। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, आप इसे भी नोट कर लीजिए। और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म है सो। एज सुन एज ही सॉ हिज डोंकी, जैसे ही उसने अपने गधे को देखा, गोइंग जाते हुए देखा, ही कॉट इट, ही कॉट इट, और कैच मतलब पकड़ना, सेकंड में कॉट। और दोस्तों ये जो इट है ये गधे के लिए प्रयोग किया गया जो कि एक प्रोनाउन है। दोस्तों प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर गधे को मेंशन ना कर कर इट को यूज़ किया गया जो कि एक प्रोनाउन की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, एज सून एज ही सॉ हिज डोंकी गोइंग ही कॉट इट, मतलब जैसे ही उसने अपने गधे को जाते हुए देखा उसे पकड़ लिया। एंड रीच्ड होम ऑन इट्स बैक, और वो अपने घर पहुंच गया ऑन इट्स बैक मतलब उसकी पीठ पर बैठकर वो उसके घर पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया। चलिए आगे देखिए। व्हेन द अंकल सॉ गंगू, और दोस्तों सी मतलब देखना जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था, और ये सेकंड फॉर्म है सो, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। व्हेन द अंकल सॉ गंगू, जब अंकलों ने, चाचाओं ने गंगू को देखा, रियली बीइंग ब्रॉट कि वास्तव में उसे लाया गया है, होम घर लाया गया है, बाय द डोंकी गधे के द्वारा, दे वर अमेज्ड वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित होना। दे ऑफर्ड 10 गोल्ड कॉइन्स, ऑफर का मतलब होता है कोई प्रस्ताव देना, सेकंड फॉर्म में ऑफर्ड, दे ऑफर्ड 10 गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने 10 सोने के सिक्कों का उन्होंने प्रस्ताव दिया, पेशकश की, टू गंगू को, फॉर दैट डोंकी उस गधे के लिए। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का आपको समझ में आ ही गया होगा, जब उन्होंने देखा कि भाई ये गधा जो है वो एक व्यक्ति को घर लेके आ गया, तो जाहिर सी बात है बड़ी ही सरप्राइजिंग, बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात थी। और यही कारण था कि उन्होंने जो गंगू था उसको उन्होंने 10 सोने के सिक्कों की पेशकश की कि वो उसके अपने गधे के बदले, मतलब कि वो अपना गधा दे दे और वो 10 सोने के सिक्कों को ले ले। आगे देखिए। बट गंगू वुड नॉट सेल, लेकिन जो गंगू था वो नहीं बेचता, और सेल मतलब बेचना। ही डिमांडेड, दोस्तों डिमांड का मतलब होता है मांग करना, सेकंड फॉर्म डिमांडेड। ही डिमांडेड उसने मांग की, 100 कॉइन्स उसने 100 सिक्कों की डिमांड की। नो वन इन हिज सेंसेस वुड पे 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर अ डोंकी। तो क्या अर्थ हुआ, नो वन इन हिज सेंसेस मतलब कि उसकी समझ में कोई भी पे देगा नहीं देगा 100 गोल्ड कॉइन्स, मतलब कोई भी उसके समझ में कोई भी एक गधे के लिए 100 सोने के सिक्के नहीं देगा। द डील वॉज स्ट्रक एट 50 गोल्ड कॉइन्स, और जो ये जो सौदा था, डील मतलब सौदा, और ये जो ये सौदा था वो तय हो गया एट 50 गोल्ड कॉइन्स, मतलब जो सौदा था वो 50 सोने के सिक्कों में तय हो गया। द अंकल्स रिटर्न टू देयर होम, रिटर्न मतलब लौट गए, जो अंकल थे, चाचा थे, वो अपने घर लौट गए, विद द डोंकी गधे के साथ, एंड नो फीस्ट और बिना दावत के। आगे देखिए। एट होम मतलब कि घर पर, द ओल्डेस्ट अंकल सेट टू द डोंकी, ओल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़े, जो सबसे बड़े अंकल थे, सेट टू द डोंकी उन्होंने गधे से कहा, सन बेटा, गो जाओ, एंड ब्रिंग आर सर्वेंट फ्रॉम आर फील्ड्स। तो उन्होंने क्या कहा उस गधे से कि बेटा जाओ एंड गो, और दोस्तों ब्रिंग मतलब लाना, कि जाओ और हमारे सर्वेंट को, नौकर को लाओ, फ्रॉम आर फील्ड हमारे खेतों से हमारे नौकर को लाओ। एंड दे टर्न द डोंकी लूज, और दोस्तों टर्न लूज का मतलब होता है खुला छोड़ देना। एंड दे टर्न द डोंकी लूज, और उन्होंने गधे को खुला छोड़ दिया। चलिए आगे देखिए। द डोंकी रैन एंड केप्ट रनिंग, और जो डोंकी था, गधा था, वो भागा और भागता ही रहा, मतलब दौड़ता ही रहा। व्हेन द डोंकी डिड नॉट रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन द डोंकी डिड नॉट रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब गधा एक लंबे समय तक वापस नहीं लौटा, द अंकल्स सेट आउट टू लुक फॉर इट, जो अंकल्स थे वो उसे ढूंढने, लुक फॉर मतलब ढूंढना, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। बट द डोंकी हैड डिसअपियर्ड, दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, और ये सेकंड फॉर्म है, बट द डोंकी हैड डिसअपियर्ड, और दोस्तों सॉरी ये थर्ड फॉर्म है, और ये सेकंड भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन साथ में थर्ड फॉर्म भी, और यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और जब हम किसी भी वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, बट द डोंकी हैड डिसअपियर्ड, लेकिन गधा गायब हो चुका था।
इट वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और उसे कहीं भी नहीं पाया गया। इट एंगर्ड द अंकल्स, और एंगर का मतलब होता है नाराज़ करना, गुस्सा करना। इट एंगर्ड द अंकल्स, और ये जो चीज़ थी उसने जो चाचा थे, अंकल्स थे, उसने नाराज़ कर दिया, क्रोधित कर दिया। मीन वाइल का मतलब था इस दौरान गंगू वॉज थिंकिंग दैट द अंकल्स वुड रिटर्न एनी मोमेंट। इस दौरान मीनवाइल मतलब इस दौरान जो गंगू था वो सोच रहा था कि जो अंकल्स हैं वो वापस लौटेंगे, एनी मोमेंट मतलब किसी भी क्षण वो वापस आ जाएंगे। ही हैड मेड अनदर प्लान, और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड मेड अनदर प्लान, उसने एक और योजना बना चुका था। When he saw the uncles coming in anger, और दोस्तों एंगर एक नाउन है जिसका मतलब है गुस्सा, क्रोध। तो क्या अर्थ हुआ? When he saw the uncles coming in anger, मतलब जब उसने अपने चाचाओं को, अंकल्स को गुस्से में आते हुए देखा। he lied down, lie down मतलब लेट जाना। he lied down, वो नीचे लेट गया। एंड एक्टेड, और उसने दिखावा किया। टू बी अनकॉन्शियस, दोस्तों अनकॉन्शियस को आप नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेहोश। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि व्हेन ही सॉ द अंकल्स कमिंग इन एंगर, जब उसने अपने चाचाओं को गुस्से में आते हुए देखा। ही लाइड डाउन एंड एक्टेड टू बी अनकॉन्शियस, वो नीचे लेट गया और उसने बेहोश होने का दिखावा किया। एंड हिज मदर स्टार्टेड बीटिंग हर ब्रेस्ट। और दोस्तों यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वाक्य है वह खेलने लगा, तो हमारा लास्ट का वर्ड क्या है? लगा। वह खेलने लगा या वह खेलने लगी, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ही स्टार्टेड प्लेइंग। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से जब भी आप चाहें इस तरह के आप वाक्य बना सकते हैं। और दोस्तों आप से मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज देता हूँ। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप एक सेंटेंस बनाइए। राजू पत्र लिखने लगा। तो दोस्तों ये आपको एक सेंटेंस बनाना है इस स्टार्टेड का, ये जो मैंने आपको समझाया है इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आपको ये वाक्य बनाना है। और वाक्य है राजू पत्र लिखने लगा। तो चलिए अब इसके मीनिंग को भी देख लेते हैं क्या अर्थ हुआ। एंड हिज मदर स्टार्टेड बीटिंग हर ब्रेस्ट, और जो उसकी माँ थी वो अपनी छाती पीटने लगी। एंड वेलिंग, और वो रोने लगी। दिस सीन कूल्ड डाउन द एंगर ऑफ द अंकल्स। दोस्तों कूल डाउन का मतलब ठंडा करना, और ये जो दृश्य था कूल्ड डाउन द एंगर ऑफ द अंकल्स, उसने इन चाचाओं के गुस्से को ठंडा कर दिया। द मदर वेंट इनटू द किचन, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। द मदर वेंट इनटू द किचन, जो माँ थी वो अंदर किचन में, रसोई में गई। एंड रिटर्न्ड विद अ पीस ऑफ वुड, और वो वापस आई विद अ पीस ऑफ वुड, और एक लकड़ी के टुकड़े के साथ वो वापस आई। शी पुट द वुड टू द नोज ऑफ हर सन। पुट मतलब रखना, उसने क्या करा? शी पुट द वुड, उसने लकड़ी को रख दिया। टू द नोज ऑफ हर सन, उसने अपने बेटे की नाक पर उस लकड़ी को रख दिया। एंड गंगू रीगेन्ड कॉन्शियसनेस। रीगेन का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, दोबारा हासिल करना। सेकंड फॉर्म है रीगेन्ड। एंड गंगू रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, और जो गंगू था उसने कॉन्शियसनेस मतलब कि चेतना को हासिल कर लिया। और आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गंगू था वो होश में आ गया। एट वंस मतलब कि तुरंत गंगू होश में आ गया। द फूलिश अंकल्स थॉट दैट इट वॉज अ मैजिक वुड। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। थिंक का मतलब होता है सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। तो क्या अर्थ हुआ? द फुलिश अंकल्स थॉट, मतलब कि जो मूर्ख जो चाचा थे, अंकल्स थे, उन्होंने सोचा दैट कि इट वॉज अ मैजिक वुड, ये एक जादुई लकड़ी है। दे वॉन्टेड टू बाई इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप इस तरह के वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब को प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वॉन्टेड टू बाई इट मतलब वो, और जैसा मैंने आपको बताया दे का मतलब वे या फिर वे लोग, और यहाँ भी सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? दे वॉन्टेड टू बाई इट मतलब वे इसे खरीदना चाहते थे। और ये जो इट है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? ये मैजिक वुड मतलब जो जादुई लकड़ी के बारे में बात हो रही है, और ये उसी के लिए यूज़ किया गया है।
गंगू हैगल्ड विद देम। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना, HAGGL ही, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है हैगल्ड। तो क्या अर्थ हुआ, गंगू हैगल्ड विद देम, मतलब गंगू ने उनसे मोल भाव किया, एंड द डील वॉज अगेन स्ट्रक, और जो दोबारा से जो सौदा था वो तय हो गया, एट 50 गोल्ड कोइंस, और दोबारा से ये जो सौदा था वो 50 सोने के सिक्के में तय हो गया। आगे देखिए, नाउ अब द अंकल्स थॉट दैट दे वुड बिकम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ द मैजिक वुड। क्या अर्थ हुआ कि अब जो अंकल्स थे उन्होंने सोचा कि दे वुड बिकम वेरी फेमस, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द मैजिक वुड, इस जादुई लकड़ी की वजह से। द पेशेंट्स वुड कम टू दैम, पेशेंट्स का मतलब मरीज, जो मरीज हैं वो उनके पास आएंगे, कम टू दैम, फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, दूर दूर की जगहों से, मतलब दूर दूर के स्थानों से मरीज उनके पास आएंगे। बट लेकिन सैडली, सैडली मतलब कि दुख के साथ, नो वन केम टू दैम, कोई भी उनके पास नहीं आया। इवन आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते के बाद भी उनके पास कोई भी नहीं आया। एंड नो वन इन देयर नेबरहुड फेल इल, और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, सेकंड फॉर्म में फेल इल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, एंड नो वन इन देयर नेबरहुड फेल इल अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, जो कि एक एडवर्ब है, और दुर्भाग्यवश उनके पड़ोस में कोई भी बीमार नहीं पड़ा। आगे देखिए, सम मोर डेज ऑफ वेट, मतलब कई और दिनों के इंतज़ार के बाद, कई और इंतज़ार के बाद, एंड द अंकल्स कुड नॉट वेट, जो मतलब कई दिनों इंतज़ार के बाद जो अंकल्स थे वो इंतज़ार नहीं कर पाए, कुड नॉट वेट, इंतज़ार नहीं कर पाए। दे थ्रैश्ड देयर ऑन सर्वेंट। दोस्तों थ्रैश का मतलब होता है पीटना, और ये सेकंड फॉर्म है, दे थ्रैश्ड देयर ऑन सर्वेंट, उन्होंने अपने खुद के नौकर को पीट दिया। अनटिल ही डिड नॉट फॉल अनकॉन्शियस, मतलब जब तक वो बेहोश नहीं हो गया उन्होंने उसे पीट दिया। देन फिर दे पुट द मैजिक वुड टू हिज नोज, फिर उन्होंने उस मैजिक वुड को, जादुई लकड़ी को, पुट द मैजिक वुड टू हिज नोज, उसके मतलब जादुई लकड़ी को उसकी नाक के ऊपर, नाक पर रख दिया। बट लेकिन हाउ वुड द पुअर सर्वेंट बिकम कॉन्शियस, लेकिन कैसे ये जो बेचारा सर्वेंट है, नौकर है, बिकम कॉन्शियस, वो दोबारा से कैसे होश में आएगा। दैट वॉज जस्ट एंड ऑर्डिनरी वुड, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, दैट वॉज जस्ट एंड ऑर्डिनरी वुड, ये सिर्फ एक साधारण लकड़ी थी। दे अगेन गॉट enraged when they realized that the wood was useless। इनरेस्ट का मतलब था आवेश में आना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ, दे अगेन गॉट इनरेस्ड, वो दोबारा से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। व्हेन दे रियलाइज्ड, जब उन्हें एहसास हुआ, जब उन्हें पता चला कि द वुड वॉज यूजलेस, कि जो वुड है, लकड़ी है, वो वॉज यूजलेस, वो बेकार है। चलिए दोस्तों ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, मैं सोचता हूँ इसे हम आज यहाँ तक कवर करते हैं। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मे बी आज शाम को मैं इसका जो दूसरा पार्ट है उसे अपलोड करूँगा, तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आप कहानी को पूरा सुन सकें। आगे के पार्ट में हमें पता चलेगा कि आखिर जो अंकल्स थे उन्होंने अपने नौकर को जो पीटा था वो कैसे होश में आया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो उनको 2 बार उनके साथ गंगू ने इस तरह से चाल खेली थी। एक बार तो उसको गधा बेचा और दूसरी बार ये लकड़ी बेची। तो हमें आगे के भाग में पता चलेगा कि जो अंकल्स थे उन्होंने गंगू से मतलब कि क्या हुआ, गंगू का क्या हुआ या फिर इन अंकल्स का क्या हुआ, ये हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगा। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहें तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।